हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में जो है ना हम लोग पटवारी का मैथ्स का पेपर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। और हर क्वेश्चन आपको एकदम बारीकी से समझाया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार का जो गणना है वो 89.4 है। और बाद में ज्ञात हुआ कि लड़कों के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर एक लड़के के जो 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ा गया। तो यहाँ से एक निकालने की औसत भार कितना हो गया। तो यहाँ से एक बात तो तय है कि 77 के स्थान पर हमने 78 पढ़ लिया, मतलब कि कम पढ़ लिया। मतलब कि अब जो वेस औसत आएगा वो बढ़ा हुआ औसत आएगा, वो बढ़ेगा मतलब। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से इनका गैप निकाल लेते हैं हम। 87 माइनस 78, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो 9 किलो वजन बढ़ेगा। अब 9 किलो वजन हर एक बच्चे पे बढ़ेगा। तो 20 बच्चे हैं तो एक पे कितना बढ़ेगा, 0.45। तो 0.45 केजी जो है हर बच्चे पे बढ़ेगा। और इसको हम जोड़ देंगे जो औसत आया है उसमें। तो यहाँ से आ जाएगा 89.4 प्लस 0.45 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 89.85। तो इसका डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 0.45 जो वजन आया है वो हर बच्चे को मिलेगा, और हर बच्चे को मिलेगा वही तो औसत में जुड़ेगा फिर। क्योंकि अब हर बच्चे के पास 89.4 वजन है, और ये 9 किलो जो 20 बच्चों में बटेगा तो एक को मिलेगा 0.45। और जब एक को 0.45 मिलेगा तो हर बच्चे के पास कितना वजन हो जाएगा, अब 89.85 किलोग्राम जो है वजन हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है कि एक वर्कशॉप में जो कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन है सभी का 8,000 रुपये, और 7 कर्मचारियों का औसत वेतन है 12,000 रुपये, तथा शेष जो कर्मचारी बच गए उनका औसत वेतन है 6,000 रुपये। अब देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप जो शेष कर्मचारी हैं उनको एक्स मान के भी कर सकते हैं हम इसको, और एक डायरेक्ट मेथड है। जैसे ये 12,000 बंदे, 12,000 रुपये ये हैं इन 7 के, और ये जो 8,000 हैं ये टोटल है, टोटल मिला के। और ये जो 6,000 रुपये हैं ये हम मान लेते हैं कि एक्स बंदे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जितने यहाँ से कम, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 12,000 में से तो, क्योंकि टोटल औसत दोनों का मिला के 7 प्लस एक्स बंदे होंगे टोटल, 7 तो ये और एक्स ये, तो इन सब का टोटल औसत मिला के हो रहा है 8,000। इसको समझो, टोटल औसत हो रहा है 8,000 जबकि इन 7 का है 12,000। इसका मतलब इन लोगों ने इनको कुछ दिया है। तो कितना दे रहे हैं यहाँ पे, 4,000, मतलब कि हर बंदा 4,000 दे रहा है। तो 7 बंदे कितना दे देंगे, 28,000। 28,000 7 बंदों ने दिया। और ये जो हैं इधर एक्स बंदे, अब इन बंदों का जो है यहाँ बढ़ रहा है, इनका 6 से 8,000 हो रहा है। तो इनको हर एक को कितना मिल रहा है, इनको हर एक को मिल रहा है 2-2 हज़ार रुपये। तो 2-2 हज़ार कहाँ से लेगा, यहीं से लेगा कि 28,000 के 2-2 हज़ार के कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 14 टुकड़े हो जाएंगे 28,000 के, 2-2 हज़ार देंगे तो सभी को। तो टोटल बंदे अब कितने हो गए, एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई 14 है, और 7 जो है ये थे ही। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 21 कर्मचारी हो गए। और एक तरीका वो भी है जिसको आप इसको एक्स मान के वैसे कर सकते हो। जैसे ये हो गया 7 इंटू ये 12,000 प्लस ये एक्स इंटू 6,000, और टोटल बंदों की संख्या नीचे आ जाएगी हमारे पास एक्स प्लस 7। और यहाँ से टोटल हो जाएगा, कितना आ रहा था इनका औसत, 8,000। तो इसको अगर सोल्व कर लेंगे तो भी हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 14 ही आएगी। और उसको 7 जोड़ देंगे तो 21 बंदे जो है कर्मचारी हो जाएंगे इसमें। तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत हमें दे रखा है 40.2, और अंतिम 4 दिनों का औसत दे रखा है 41.3, और पूरे जो सप्ताह का औसत दिया है वो दिया है 40.6। तो देखो इस सवाल के दो तरीके हैं। एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले 4 दिनों का औसत हम देख लें कि टोटल कितना होगा 4 दिनों का। ये हो जाएगा 4 इंटू 40.2, और अंतिम का हो जाएगा 4 इंटू 41.3। और इसमें इसको हम घटा देंगे, इसमें तो 7 दिनों का जो औसत दिया है हमें 40.6, तो हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा, है ना। और एक तरीका ये है कि हमने दिया गया है 7 दिनों का 40.6,
और 4 दिनों का हमें दिया है 40.2, और अंतिम 4 दिनों का जो हमें दिया है वो दिया है 41.3। तो हम ये गैप देख लेते हैं, यहाँ से ये घट रहा है माइनस का 0.4, और फिर यहाँ से अगर देखेंगे इसमें से और इसमें से, तो यहाँ हमें मिला है प्लस का 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 0.7, 0.7 हो जाएगा, क्योंकि 0.4 0.3 0.7 हो जाएगा। तो अब जो ये टोटल है, टोटल कितना हो रहा है, टोटल नेट जो हमारे पास हो रहा है वो प्लस का 0.3 हो रहा है, और उस प्लस के 0.3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 1.2, और 1.2 को जो टोटल एवरेज था 7 दिन का उसमें ऐड कर देंगे, और ये है 40.6। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 41। तो 41.8 डिग्री जो है इसका आंसर आएगा, और इस तरीके से करोगे तो भी इसका आंसर यही आने वाला है। बाकी ये जो को समझाने में इतनी देर लगी है, बाकी इसमें इतनी देर नहीं लगती, इसको इसमें से घटाया तो यहाँ से 0.4 आ गया, और नेट हमने देख लिया कि यहाँ से इसको घटाया तो 0.7, और फिर नेट जो था वो 0.3 था, 0.3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तरीका तभी लगेगा जब एक दिन कॉमन आएगा, वैसे मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे ये 7 दिन है तो ये बीच वाला कॉमन है इनमें 4 दिन, तो पहले 7 दिन का हमें दे रखा था 40.2, और अंतिम 7 का भी दे रखा था, अंतिम 4 दिन का। तो पहले 4 दिन का हमें दे रखा 40.2, और अंतिम 4 दिन का जो है 41.3 दे रखा था। तो मतलब कि ये जो चौथा दिन है ये कॉमन था और इसका ही निकालना था, तो इस तरीके से इसका ऐसे निकाल सकते हैं हम 41.8 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें नेक्स्ट है कि 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। तो उन सड़कों का क्षेत्रफल हमें दिया है 675 वर्ग मीटर। तो ये मान लेते हैं वो आयताकार मैदान है, ये इसकी लेंथ होगी 80 मीटर और चौड़ाई होगी 60 मीटर। अब 2 सड़कें परस्पर काटती हुई, एक सड़क मान लेते हैं ये है और एक सड़क ये है। अब इन दोनों की चौड़ाई जो है वो x है और इसकी भी x है। इनका एरिया हमें दे रखा है, तो हम देखते हैं कि ये हो जाएगा, देखो इस सड़क की अगर एरिया निकालेंगे इस सड़क का, तो ये एरिया आएगा इसका, ये वाला, ये जो एरिया है ये आ जाएगा इसका। तो ये आएगा 80 इंटू एक्स जो कि इसकी चौड़ाई है, ये वाली लेंथ, प्लस अब ये जो सड़क है इसका एरिया कितना आएगा, इस सड़क का एरिया आएगा ये वाला, तो इसका एरिया हो जाएगा 60 इंटू एक्स। अब देखो ये वाला जो एरिया है बीच में, ये एक स्क्वायर, ये 2 बार काउंट हो गया, ये इस तरफ गए तो भी काउंट हो गया और इस सड़क का एरिया लिया तो भी काउंट हो गया। तो इसको एक में से घटाना पड़ेगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसमें एरिया बराबर कर देंगे 675 के। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा, देखो यहाँ से 80x और ये कितना हो गया, ये हो गया 140, ये हो जाएगा 140x प्लस सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 675। ठीक है, अब इस x को उधर ले जाएंगे हम, इसको लेके उधर 6x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 135x माइनस 5x, और ये प्लस का 675, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 140 ही बन जाएगा। अब इसमें x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 135, और यहाँ से बचेगा माइनस का 5 जो कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 135। तो अब यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो 135, अगर 135 अब कॉमन ले लिया जाए तो एक बचेगा x माइनस 5। अब यहाँ x की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 135 और एक x बराबर 5। तो अब सड़क की जो चौड़ाई है वो 135 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो इसकी टोटल चौड़ाई नहीं है,
ये जो भी दे रखा है हमें आयताकार मैदान, तो एक्स की जो सड़क की चौड़ाई होगी वो होगी 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें दिया है कि 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की जो औसत आयु है वो 27 वर्ष है, और 5 वर्ष पूर्व जो है पत्नी और पुत्र की जो औसत आयु थी वो 20 वर्ष थी। तो हमें जो है उस आदमी की जो वर्तमान आयु कितनी है वो बतानी है। अब इसको हम ऐसे देखते हैं, ये एक लाइन खींच दी मैंने। अब यहाँ ये है 3 वर्ष पूर्व, और ये एक और लाइन है यहाँ, ये 5 वर्ष पूर्व की, मतलब कि यहाँ तक तो ये 3 वर्ष ही है, 2 साल एक्स्ट्रा। तो यहाँ उसकी जो वाइफ है और उसका पुत्र है उनकी औसत आयु में दे रखी है 20 साल। अब एक बात तो ये आगे चलेंगे तो 2 साल बढ़ेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ तक ही लाना है एक बार 3 वर्ष तक, तो 2 साल ही पुत्र को मिलेंगे और 2 साल ही जो है उसकी वाइफ है उसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे और 2 इसको मिलेंगे, तो दोनों की मिलके अब औसत आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22 वर्ष। तो यहाँ पे दोनों की, जो भी उसका पुत्र है और उसकी पत्नी है, उसकी औसत आयु कितनी होगी, 22 वर्ष हो गई, क्योंकि दो ही पुत्र, 2 साल ही पुत्र बड़ा हुआ, 2 साल ही उसकी वाइफ बड़ी हुई, तो उनकी आयु जो औसत था वो हो गया 22 वर्ष। अब यहाँ से हम देखते हैं कि तीनों की औसत आयु में 27 दे रखी है, तो अब ये 27 से कितने बड़ा है, तो अब इन तीनों की अगर 27 होगी तो पति के पास तो 27 है मान लिया, अब इनके पास तो 22 ही 22 है दोनों के पास, उसकी पत्नी और उसके पुत्र के पास, तो इनको 5 किसने दिया, जाहिर सी बात है इस पति की जो साल थी वो इनको मिल गई, 5 और 5, तो इनकी भी 27 होगी, ताकि बैलेंस हो गया, 27 27 27, तीनों के पास 27 हो गई थी। तो पति की आयु कितनी होगी, 27 तो थी, जो 10 इनको दी, पत्नी को दी और पुत्र को भी दी, 5 पत्नी को दी और 5 जो है पुत्र को दी, तो पति की जो आयु होगी 37 वर्ष। 3 साल पहले पति की जो आयु थी उस व्यक्ति की वो थी 37 वर्ष। अब जो है 3 साल बाद की पूछ रहा है हमसे वर्तमान आयु, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो इस समय वो व्यक्ति कितने साल का है वर्तमान में, 40 साल का, ये हो गया 40 वर्ष। बाकी आप इसको वैसे भी कर सकते हो, और भी कई तरीके होते हैं सवाल को करने के। फिर इसमें नेक्स्ट है कि एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर जो है हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत हमें बताना है। अब उसने 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बराबर हानि होती है, तो 36 संतरे, ये हो गया इसका, मान लो 36 संतरे खरीदे उसने, 36 संतरों का कॉस्ट प्राइस, खरीदेगा तभी बेचेगा, तो यहाँ हो गया 36 संतरों का एसपी। अब 4 संतरों के बराबर हानि होगी उसको, हानि होगी तो वो जोड़ देंगे हम इसमें, और एसपी के बराबर ही हानि हुई है, सेलिंग प्राइस के बराबर, तो ये हो गया 36 संतरों का कॉस्ट प्राइस बराबर 40 संतरों का एसपी। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो आएगा 40/36। इसका मतलब ये है कि 40 रुपए की चीज़ थी, वो बेच कितने में रहा है, उसको 36 में उसने बेच दिया, तो यहाँ से लॉस कितने का हो गया, 4 रुपये का, 4/40 इंटू 100, तो यहाँ से हमारे पास निकल गया, ये 10 बार कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 10% का लॉस, तो उसे 10% का लॉस हुआ। अब इसको देखो, इसको बराबर इसलिए किया कि अगर उसने 36 संतरे बेचे हैं तो पहले 36 खरीदे होंगे, तो 36 संतरों का जो है सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, वो 36 संतरों के एसपी के बराबर किया, लेकिन उसको लॉस हो गया, 4 संतरों का लॉस, और जब भी लॉस होता है उसको ऐड करते हैं, और जब भी प्रॉफिट होगा तो वो ध्यान रखना यहाँ माइनस करेंगे। अब वो डिपेंड करता है उसको प्रॉफिट एसपी पे हो रहा है या सीपी पे हो रहा है। अब यहाँ उसको विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा था, तो यहाँ पे एसपी किया है हमने और उसको ऐड किया है, तो ये हो गया 40, मतलब कि 36 वस्तुओं का सीपी बराबर 40 वस्तुओं का एसपी हो गया। तो कॉस्ट प्राइस होगी 40 और सेलिंग प्राइस कितनी होगी 36, तो यहाँ से देखो लॉस हो गया उसको 4 रुपये का, तो 4 रुपये का लॉस कितने पे, क्योंकि लाभ हानि हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, और ये 10% का जो है उससे लॉस हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। फिर इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि 1 रुपये में
20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि हो जाती है। तो ये 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, उसको हम देखते हैं कि जैसे एक्सपेंडिचर है, ये बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी के। तो हमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर जो है वो सेम दिया गया है। जैसे यहाँ भी 1 रुपये में 20 बेच रहा है और यहाँ भी 1 रुपये में बताने हैं, तो एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या है, सेम है। तो अब हम देखते हैं कि ई अपॉन पी बराबर क्यों आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/Q। अब इससे हमें पता चलता है अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो P की वैल्यू कम होगी। मतलब अगर प्राइस कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रखना है। क्योंकि तभी एक्सपेंडिचर जो है खर्चा वो सेम रहेगा, या तो कीमत कम हो जाएगी, वस्तुएं ज़्यादा आ जाएंगी तो, और अगर वस्तु कम हो जाएंगी मतलब क्वांटिटी अगर कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर खर्चा है वो सेम रखना है। अब इसमें हमें दिया गया कि 4% की हानि हो जाती है। तो हम देखते हैं कि प्राइस जो है 96% ले रहे हैं हम, तो इतने पे बेचा, 96% पे बेच रहे हैं। तो फिर हमें 20% का लाभ करना है, तो मतलब 120। तो ये तो प्राइस की बात होगी। अब इससे क्वांटिटी क्या होगी, उल्टी हो जाएगी इसकी जस्ट। तो 120/96 ये हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो। तो अब हमें 120 की वैल्यू क्या दी है सवाल में, 120 की वैल्यू हमें दी है 20, क्योंकि 1 रुपये में 20 बेच रहा है वो, तब उसको ये जो है घटा हुआ। तो क्वांटिटी हमें 120 की वैल्यू क्या क्या मिली है, 20। हमें 96 की वैल्यू निकालनी है कि 96 की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 20/120 इंटू 96। अब 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से ये कट गया 6 बार, और 6 का अगर भाग देंगे तो 16 आएगा। तो हमें पता चल गया जो क्वांटिटी होगी 1 रुपये में, अब जिससे हमें 20% लाभ होगा वो होगी 16। तो अगर हम 1 रुपये में 16 वस्तु बेचेंगे तब जाके हमें जो है 20% के लाभ होगा। तो ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो ये समझाने के लिए इतनी देर लगी है, वरना लगती नहीं है। सीधा ही हमने इसका प्राइस का रेशियो हमें पता चल गया 96/120, इसको उल्टा किया 120/96, और 120 की वैल्यू हमें 20 दी गई है, 96 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो जो है 16 आ जाएगी हमारे पास। फिर वही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक जो है लाने मिनिमम मतलब कि आवश्यक हैं। तो उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण फेल हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं हम इससे कि ये एक लाइन है 100% की मान लेता हूँ मैं, यहाँ जो है 100% है और यहाँ है 0। अब इसने बोला है कि 40% यहाँ कहीं हो जाएगा, वही 40% यहाँ हो गया। अब इसने बोला है कि 178 अंक प्राप्त करके भी वो 22 अंकों से फेल हो गया। मतलब 178 यहाँ तो नहीं आएंगे, इससे पीछे आएंगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स क्या है हमारे पास 40%। तो यहाँ तक हम मान लेते हैं कि 178 हो गई, और ये जो गैप हमारे पास बच गया ये वाला, ये क्या है, ये 22 नंबर है। अगर ये और लिया था तो पास ही हो जाता, लेकिन वो फेल हो गया। तो हम 178 में 22 जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 200 मार्क्स। मतलब कि कोई भी नंबर है उसका 40% हमें मिल गया, वो है 200। तो क्या हम 100% नहीं निकाल सकते कि जितने का पूर्णांक था पेपर का। तो भाई देखो 40% की वैल्यू है वो हमारे पास 200 आ गई। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 200/40, और 100% की हो जाएगी इंटू 100। तो ये कट जाएगा इससे 5 बार, और यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 500। तो 500 जो है पूर्णांक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आए तो ऐसे ही करना है, ये समझाने के लिए ऐसे देर लगती है, वरना इसको इससे जोड़ा जल्दी से, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि भाई 40% तो होगा नहीं, ये उससे तो कम ही है, क्योंकि 40% तो पासिंग मार्क्स है, और इसमें 22 और जोड़ेंगे तब जाके ये 40% बनेगा। तो हमें पता चल गया कि 40% हमें 200 दे रखा है, और 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट था कि एक टोकरी में रखे गए आम जो हैं वो 20% ख़राब हो गई। ये टोकरी मान लो, इसमें आम रखे हुए हैं,
आम रखे हुए हैं और जो है 20% जो आम खराब हो गए। देखो ये रेड वाले से जो है ना वो मान लेते हैं हम खराब हो गए। और टोटल आम कितने होंगे, ये रेड वाले और हरे वाले। तो भाई रेड वाले आम 20% वो खराब हो गए। और इस टोकरी में खराब आमों की संख्या कितनी दे रखी है, 35। तो हमें पता चल गया कि भाई 20% की वैल्यू जो है वो हमें 35 दे रखी है। और हमें निकालने हैं कुल आम कितने थे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35/20। और 100% की अगर निकालें तो ये हो जाएगी, तो 20 से ये कट जाएगा 5 बार। और 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, हासिल 2, और ये 15 और 1 2 17 हो जाएंगे। तो कुल टोकरी में जो है 175 आम थे हमारे पास। फिर इसमें नेक्स्ट था, कितना इजी क्वेश्चन था पीछे वाला बताओ। फिर इसमें नेक्स्ट था, ये भी बड़ा इजी है कि 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि जो एल्कोहल की मात्रा है फाइनली 30% हो जाए। अब ये मैं मान लेता हूँ एक बोतल है। अब इसमें जो है ये इसका 50% हो गया, ये इसमें एल्कोहल है। ये 50% कहा है कि एल्कोहल है। 9 ग्राम का 50% बताओ कितना होगा, आधा, 4.5। और 4.5 ग्राम एक बार पानी मान लेते हैं कि इतना तो हमारे पास पानी है और ये अल्कोहल है। तो इसने कहा है कि कितना पानी और मिलाए कि अल्कोहल की जो मात्रा है वो 30% हो जाए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि भाई 4.5 अल्कोहल है और 4.5 ही हमारे पास पानी है। मान लेते हैं कि x लीटर पानी और मिला देते हैं, x ग्राम, ग्राम में दिया तो ग्राम में लेंगे कि ग्राम पानी और मिला देंगे। तो हम ये देखेंगे कि 4.5 किसका 30% है। मैं मान लेता हूँ कि y कोई नंबर है जिसका 30% है 4.5। तो किसी का भी अगर परसेंट निकालते हैं तो क्या ऐसे नहीं निकालते कि अगर y का मुझे 30% निकालना है तो y इंटू 30/100 नहीं करूँगा क्या, और ये बराबर आ जाएगा मेरे पास 4.5 के। तो y की जो वैल्यू आएगी, अब ये 2 0 इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 450 और ये डिवाइडेड बाई 30। तो अब यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू निकल के आएगी 15। अब मुझे बताओ कि 9 मेरे पास था, 4.5 ये था और 4.5 ये, 9 तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब 15 में से मैं 9 घटा दूंगा तो मेरे पास आएगा 6। इसका मतलब ये है कि मुझे 6 ग्राम पानी और मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 15 का ही 30% क्या होगा, ये 4.5। क्योंकि अल्कोहल को हम छेड़ नहीं रहे हैं, ये सेम है, पहले भी सेम थी और अब भी सेम है। इसलिए हमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा, हमें मिलाना पड़ेगा 6 ग्राम पानी और मिलाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट है कि एक घड़ी जो कि 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से, ध्यान रखना लाभ की संख्यात्मक रूप से पूछ रहा है, ना कि परसेंटेज बढ़ रही है, संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो। लाभ का जो परसेंट है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो ये घड़ी की सेलिंग प्राइस हमारे पास होगी जो कि दे रखी है 144। तो हमें बताना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। देखो डायरेक्ट हो सकता है, हमें पता है कि भाई कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट सेम है, तो बताओ कॉस्ट प्राइस भी x है और प्रॉफिट जो है वो भी x मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही तो होती है, कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी प्लस हमने लाभ कितना कमाया, वही तो होती है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये दोनों कितनी होगी, ये होगी x और ये भी x, और ये 144 दे रखी है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये 2x हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 72। मतलब कि 72 रुपये की वो चीज़ थी जिसको हमने 144 में बेच दिया। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे सवाल पटवारी में पूछे जाते हैं, बताओ। और फिर इसमें नेक्स्ट था कि भाई एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है वो, तो भाई उसको फ़ायदा क्या होगा, आगे देखते हैं। परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। तो बताना है कि दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना जो है बेच रहा है, कितना दे रहा है अगले को। 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000। अब हमें ये बताना है कि वो 1000 की जगह कितना ग्राम दे रहा है। अब ये बताओ कि 11.1/9% है, क्या इसको मैं 100/9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 11 में 99 और प्लस 1 100/9%।
अब इसको परसेंट को अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूं, भिन्न में, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/9। 1/9 हो गया ना, मतलब कि 1/9 वो लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि 9 पे 1 का प्रॉफिट कमा रहा है वो। भाई कमा रहा है कि नहीं? 9 ग्राम पे समझ लो कि 9 ग्राम पे 1 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करूँ तो मेरे पास अगर ये आएगा कि नहीं कि 100/900, इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो ये नहीं आएगा क्या? इसका मतलब है कि 900 ग्राम पे 100 ग्राम प्रॉफिट कमा रहा है। अब इससे हमें पता चल गया कि वो 1000 ग्राम की जगह कितना तोल रहा है? 900 ग्राम ही तो तोल रहा है। 1000 ग्राम की जगह वो हमें 900 ग्राम तोल रहा है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया उसका? 100 ग्राम का। तो यहाँ से भी ये आया कि भाई 900 ग्राम पे 100 ग्राम प्रॉफिट कमा रहा है। तोल कितना रहा है? 900 ग्राम। अब देखो, जिनको ये समझ में आया वो ऐसे भी कर सकते हैं, और जिनको ये नहीं आया उनके लिए देखते हैं, ऐसे भी इसको कर सकते हैं हम। एक बार इसको रब कर देते हैं, फिर इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये देख लिया हमने कि भाई ये हमें पता चल गया कि 100/9% हो गया, ये 100/9% हो गया। ठीक है, ये लाभ हो गया। अब लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है कि ये बेचना कितना चाहिए उसको, क्योंकि हमें 1 किलोग्राम पे बताना है। तो 1000 ग्राम जो है उसको देना चाहिए, माइनस, मैं मान लेता हूँ हमें नहीं पता अभी 900 देना है क्या, मैं मान लेता हूँ कि x हमें देना है, अपॉन प्रॉफिट किस पे निकालेगा? जो रियल में दे रहे हैं उस पे निकालेंगे प्रॉफिट। तो x और इंटू 100। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 100x बराबर यहाँ से आ जाएगा 9000 माइनस 9x, और ये इंटू और था इसके 100। तो इस 100 से ये 100 कट गया, x की जो वैल्यू आई यहाँ से, ये इधर आएगा 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9000। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? सेम वैल्यू आ रही है जो पहले आई थी, 900। इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह वो बंदा 900 ग्राम ही बेच रहा है, क्योंकि तभी जाके उसको 11 सही 1/9% का जो है लाभ होगा। तो फिर इसमें नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेच देता है। ठीक है, यदि उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो एक बार कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया करो, 100%। तो ये मान लिया मैंने 100%। ठीक है, फिर हम पीछे आते हैं, क्योंकि उसे 5% की हानि हुई है, तो मतलब वो 95% में उसे बेच रहा है। जबकि हमें अब वो चाहता है कि उसको लाभ हो 5% का, तो वो बेचेगा 105 में। यहाँ बेचेगा कि नहीं? 5% आगे बढ़ा के 105%। तो अब मुझे बताओ कि ये जो गैप है, इसने पूछा है कि अब जितने में बेच रहा है उससे 80 रुपये अगर मैं बढ़ा दूँ तो मुझे 5% का लाभ हो जाएगा। तो इस गैप की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 10, और इस 10% की वैल्यू मुझे दी है 80 रुपये। तो 1% नहीं निकाल सकता मैं, वो मेरे पास हो जाएगा 8 रुपये। और फिर 100% कितना हो जाएगा? 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 800 रुपये। तो वो जो टाइपराइटर था उसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या थी? 800 रुपये थी। अब देखो, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता इसका, सच बताऊं तो। और आशा करता हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा। और फिर इसमें नेक्स्ट है कि ये दिए गए कि 5 केले तथा 4 सेवों का जो मूल्य है वो 3 केले 4 सेवों के मूल्य के बराबर है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ बराबर करना है। तो ये देखते हैं, 5 केले प्लस 4 सेव, और इनका मूल्य बराबर है 3 केले प्लस 7 सेव के। तो ये देखो, केले इधर, इधर भी केले, ये 5 के में से 3 के कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 केले बराबर, और ये 4 है, ये 7, तो ये हो जाएगा 3 सेव। तो हमारे पास केले और सेव का जो रेशियो है वो 3:2 आ गया। इस सवाल में तो कुछ था भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब ऐसे सवाल हम छोड़ के नहीं आ सकते एग्जाम के अंदर। और फिर जो है ये हमें दिया गया है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। फिर बोला है कि चांदी पानी से 9 गुना भारी है। तो दोनों धातुओं को हमने मिक्स कर दिया
तो जो मिक्स में जो धातु बनी हमारे पास मिश्रण, वो जो है पानी से 15 गुना भारी है, 15 गुना भारी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन हमेशा पानी से हो रहा है। देखो पानी से, यहाँ से चांदी का कंपैरिजन पानी से किया, यहाँ सोने का पानी से किया, और यहाँ जो मिक्सचर का है वो भी पानी से किया है। तो इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं कि ये है सोना और ये इधर होगी चांदी। तो भाई सोना तो 19 गुना भारी है और चांदी है 9 गुना, और मिक्सचर जो हमारे पास है वो है 15 गुना भारी। तो अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, ये इधर आ जाएगा 4, और ये 15 में से 9 गए तो 6। इनका जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों धातुओं को, देखो सोने इस धातु को और इस धातु को 3:2 में मिलाएगा तो जो है ये निकल के आएगा हमारे पास। तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हमें पता है, मान लेता हूँ कि पानी का जो भार है वो x है, एक बार के लिए मान लिया हमने। तो सोने का भार कितना हो जाएगा? सोने का भार हो जाएगा 19x, और चांदी का जो भार है वो हो जाएगा 9x, और टोटल जो भार कितना हो रहा है फिर दोनों मिक्सचर का, वो हो रहा है 15x। तो वो 15x मान लिया हमने। अब हम देख लेते हैं कि 19x, मान लेता हूँ कि सोने को जो मिलाया है वो इसकी मात्रा जो है मैंने मान ली कि m kg है, m, तो m kg मान ली, और चांदी को मिलाया है जिसका भार 9x है, इसकी मात्रा n मान लेता हूँ एक बार। तो दोनों का जो कितना हो गया, m + n, टोटल हो गया ना इन दोनों का वेट। तो बराबर ये किसके बराबर दिया हुआ है हमें? ये हमें दिया हुआ है 15x के बराबर। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे कि 9xm प्लस ये 9xn है, इसको करेंगे कि 15xm प्लस 15xn। अब यहाँ से हम देखेंगे, ये देखो x तो सब में कट जाएगा, सब में कॉमन है तो कट जाएगा। अब m वाली टर्म को हम इधर लाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4m, और इस टर्म को जो n वाली को इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6n। अब m/n देखो, जो सोने और चांदी का जो रेशियो था ये हमारे पास आ गया निकल के यहाँ से 6:4। तो बताओ वो का वो सेम आया कि नहीं, 3:2। तो एग्ज़ाम में हमको ये नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ऐसे हमें सीधा एलिगेशन निकालना है क्योंकि हमें उत्तर से मतलब है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कहीं नहीं लिखा हुआ आएगा कि आपने उत्तर कैसे निकाला इसकी व्याख्या कीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ एग्ज़ाम पेपर पे। तो हमें इस मेथड से करना है, ना कि इससे। बाकी आपकी चॉइस है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट था कि ये हरि के पास कुछ गाय तथा मुर्गियां हैं और कुल सिरों की संख्या हमें 48 दे रखी है तथा पैरों की संख्या 140 दे रखी है। तो मान लेता हूँ गायों की संख्या मेरे पास m है और मुर्गियों की मैंने मान ली n है। तो मुझे एक बात बताओ कि जितने भी जानवर है सर तो वही सबकी एक ही होता है कि नहीं? सब जानवरों के सर एक ही होता है, हालांकि इंसानों के भी सर एक ही होता है। तो m + n बराबर 48 मेरे पास आ गया, क्योंकि इतनी गाय थी, इतनी आदमी, इतनी वो मुर्गियाँ, तो सरों की संख्या उतनी होगी जितनी ये थे टोटल। अब इसने बोला कि पैरों की संख्या जो है 140 है। अब गाय के वही हो गए 40 पैर, सॉरी 4 पैर हो गए गाय के, तो मुर्गी को हो गए 2 पैर, और इनकी संख्या में 140 दे दी। अब एक बार इसको 2 से काट देते हैं पूरे को, तो ये 2m + n बराबर 70। हमें लास्ट में पूछा गया कि मुर्गी कितनी है, मुर्गी हमें पता है n है, तो हम यहाँ से m की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। वो हमारे पास 48 - n आ जाएगी, उसको हम यहाँ रख देंगे m की जगह। अब देखो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, और फिर m की जगह ये n हो रहा है तो माइनस का 2n हो जाएगा, और ये प्लस का n था, और ये 70। अब ये 96 है, ये 70 ये इधर आ जाएगा। ये देखो 70 को हम इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 26, और ये बराबर n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही n बचेगा, वो भी माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मुर्गियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 26 मुर्गियाँ हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसमें है कि कोई धन ABC क्रमशः 2, 3, 2, 5, 9 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो A का भाग है
₹2500। तो बी और सी के भागों का अंतर क्या होगा? अब देखो हम सीधा अंतर ही देख लेंगे, ना कि हम ये करेंगे कि हमें पता है कि भाई 2 की वैल्यू सवाल में ये दी गई है, 2 की वैल्यू हमें 2500 दी गई है, तो एक की वैल्यू हमें पता है कि 1250 आ गई। फिर हम बी की नहीं निकालेंगे और ना ही सी की निकालेंगे, हम डायरेक्ट अंतर देख लेंगे। दोनों का अंतर कितना है? 5 और 9 का 4 अंतर है, तो डायरेक्ट यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल देंगे हम कि कितना हो जाएगा। 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8, 9 10 और फिर एक आ जाएगा, 4 एकम 4 एक 5, तो 5000। 5000 जो है अंतर हो जाएगा इनका। ना कि हम ऐसा करेंगे कि पहले 5 की वैल्यू निकालें, फिर 9 की वैल्यू निकालें, फिर उनको घटाएं। तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट देख लेना है कि 5 और 9 का जो अंतर है वो 4 है, हमें डायरेक्ट निकाल देंगे 4 की वैल्यू, जो कि 5000 हो जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट है कि ए तथा बी ने 14:15 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनके लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है 7:6। ए ने अपना धन 10 माह तक रखा, तो हमें बताना है कि भाई बी ने कितने माह तक अपना धन इन्वेस्ट किया। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा ध्यान रखना कि जितना धन था, मान लेता हूँ सी धन था और उसको टी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो यही होगा प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट हमेशा इस पर डिपेंड करता है कितना धन था और टाइम कितना के लिए उसको इन्वेस्ट किया गया था। तो यहाँ से हम देखेंगे भाई धन हमने मान लिया 14 था और इसको 10 माह के लिए इन्वेस्ट किया, अपॉन 15 जो धन था बी का उसने एक्स माह के लिए इन्वेस्ट किया, और यहाँ से रेशियो आएगा 7:6। अब इसको देख लेते हैं हम कि 14 इंटू 6 इंटू 10, ये हो गया 15 इंटू 7 इंटू एक्स। अब ये कट जाएंगे यहाँ से, देखो 5 से इसको 2 बार काट दिया, इसको 3 बार, 7 से ये कट गया, 14 2 बार। अब इसमें ये इस 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी 8। इसका मतलब ये है कि भाई b ने जो है वो 8 माह के लिए इन्वेस्ट किया था। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो भी सवाल आए करवा रहा हूँ ये सभी के सब एग्जाम में आए हुए हैं पटवारी के में, आप चाहे पेपर उठा के देख लेना पहले, उसमें सब सवाल आपको मिल जाएंगे। तो 3 चरवाहे ए बी सी मिलकर एक चारागाह 2660 रुपये में किराए पे ले लिया, तो ए अपनी 18 गायों को 4 महीने वहाँ पे रखता है और बी जो है 16 गायों को 6 महीने रखता है। तो सी अपनी 14 गायों को 7 महीने चराता है, तो सी को हमने बताना है कि किराया कितना देना होगा। ठीक है, तो ये ए बी सी हो गई, ये ए, ये बी और ये सी। तो इसने भाई 18 गाय रखी, ये लो 18 गाय कितने दिन रखी? 4 महीने के लिए। इसने जो है अपनी ये कौन बी ने रखी 16 गायें और 6 महीने के लिए, और इसने रखी 14 गायें 7 महीने के लिए। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 18 चौक 72 आ गया हमारे पास, 16 छिंग 96 और ये 7 चौक 28, 8 7 एक 8 9, ये आ गया 98 हमारे पास। तो हम इसको 2 से काट देते हैं एक बार, 2 से काटने पे ये 36 आ गया, 2 से काटने पे ये 48 आ गया, और इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 49। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि टोटल हमें दिया गया है ये 2660 रुपये, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? देखो ऐसे कर लेंगे, 4 4 12, 4 4 8 हो गया, तो ये 80 हो गया, और 80 और एक बार 30 इसका जोड़ लेते हैं, 80 और 30 हो गया 110, 110 में ये जोड़ लो, 8 जोड़ लो, ये हो गया 118, 118 ये 6 जोड़ दिया 124, 124 में 9 जोड़ दिया 133। तो हमें पता चल जाएगा भाई 133 की वैल्यू जो है वो 2660 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? वो हो जाएगी बराबर अपॉन 133। तो ये मैं इससे काट दूंगा, 2 बार चला जाएगा इसका भाग, और मुझे निकालनी है सी की, मुझे 49 की वैल्यू निकालनी है। तो इंटू 49 अगर करूँगा तो 49 दूनी होता है 98, तो ये 980 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये 980 इसका आंसर हो गया। देखो हमेशा ध्यान रखना कि इसने गाय रखी थी 18 और महीने कितने थे, तो सब कुछ इसी पे डिपेंड करा है कितनी गायें कितने महीने रख रहा है। जैसे इसके जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें प्रॉफिट का था, तो प्रॉफिट डिपेंड करेगा कितनी आपके पैसे लगाए हैं और कितने टाइम के लिए लगाए हैं, यही प्रॉफिट का रेशियो डिसाइड करता है। फिर इसमें नेक्स्ट था कि चांदनी ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया।
6 माह बाद सलज ने 80,000 रुपये लगाकर साझेदार बनी और 1 वर्ष बाद प्रकाश जो है 1,20,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। तो ये चांदनी है और ये होगी सलज और ये हो गया भाई प्रकाश। तो इसने 45,000 रुपये लगाए कितने टाइम के लिए। अब ध्यान रखने से पूछा है कि 2 वर्ष के अंत में, तो चांदनी के तो पूरे रहे ना 2 वर्ष तक। तो चांदनी के जो रुपए थे 45,000 रुपये वो 2 वर्ष तक रहे, मतलब कि 24 महीने तक। अब सलज ने 80,000 रुपये लगाई लेकिन 6 माह बाद लगाई, तो 24 में 6 घटा दो, तो सलज के जो रुपए रहे वो कब तक इन्वेस्ट रहे, वो रहे 18 महीने तक। फिर जो ये प्रकाश है इसके 1,20,000 रुपये, और ये इन्वेस्ट कब तक रहेंगे, ये तो 1 वर्ष तक ही रहेंगे, मतलब कि 12 महीने तक। अब यहाँ हम देखते हैं कि भाई 3 जीरो इसकी गायब कर दी, रेशियो में है तो काट देंगे और ये 3 जीरो इसकी करेगी। तो इसने पूछा है कि 2 वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ वितरण, तो यही ये जो इनसे अब जो रेशियो निकलेगा बस वही लाभ वितरण है। 6 से इसको काट देंगे 3 बार, 6 से ये गया 2 बार, 6 से 24 को काट दिया 4 बार। अब हमारे पास बच गया ये, तो इसको भी काट देंगे फिर से, ये कट जाएगा 1 जीरो से, ये इस जीरो से ये 80 वाली 1 जीरो कट गई और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ध्यान रखें यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। और फिर जो है इस 4 से इस 8 को 2 बार काटेंगे और 4 से ये कट जाएगा 3 बार। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ तो बच गया 4.5, 4.5, और यहाँ बच गया 6 और यहाँ भी 6। तो हमारे पास उत्तर क्या निकल के आएगा, हमारे पास उत्तर निकल के आएगा, अगर इसको मैं 45 मान लूँ, इसको 60 मान लूँ और इसको भी 60 मान लूँ और 15 का भाग दे दूँ, तो 3:4:4 ये रेशियो निकल के आ जाएगा भाई। 3:4 जो है उनका प्रॉफिट का अनुपात लास्ट में वितरण हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन सी है हमारे पास। तो सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7.3/4% अगर कर दी जाए तो उसकी जो वार्षिक आय है, जो पैसा उसके पास आ रहा है ब्याज के रूप में, तो उसमें जो है 61.5 रुपये की कमी हो जाती है। तो हमें बताना है कि उसने मूलधन मतलब कि ब्याज पे कितना रुपये दिया था, मूलधन कितना था। क्या मूलधन हमें बताना है, तो देखो 8% की बजाय उसको अगर ये कर दे 7/3/4 तब इतना कम हो जाता है 61.5 रुपये। तो इनका अंतर कितना है, तो 8 - 7/3/4 करेंगे तो 1/4 अंतर आएगा। और इस 1/4 की ही तो वैल्यू दे रखी है ये, क्योंकि 1/4 ही तो कम हुआ है, क्योंकि हमने 8% से 7/3/4% कर दिया, इसका मतलब कि 1/4% कम कर दिया कुल मिला के। और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 61.5। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 61.5 × 4, लेकिन हमें चाहिए 100 की, तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 400 और 400 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 61.5 × 400 अगर हम करेंगे तो देखो 2 जीरो तो वैसे आएंगी, फिर ये आएगा 4×5 हासिल 2, तो 4 × 4 5 6 और ये 6 चौक 24, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और ये 1 पॉइंट था तो इसकी जगह यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 24,600 रुपये, क्योंकि पॉइंट था तो 1 जीरो हट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 24,600 रुपये। तो ये ऑप्शन है बी। तो मूलधन जो था उसका 24,600 था। ऐसे ही हमें एग्जाम में करना है, क्योंकि देखो 8% से 7/3/4 अगर कर दूंगा तो 1/4 की ही तो कमी हुई। तो 1/4 की वैल्यू मुझे दे रखी है 61.5 और 100% की मुझसे पूछी है कि भाई मूलधन कितना था, तो वो हम निकाल सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है कि यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, ठीक है, तो धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो देखो साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है। अगर आपने 100 रुपये ब्याज दिए हैं और दूसरे वर्ष में वो 200 हो गई, मान लेते हैं 6 वर्षों में वो 200 हो गई, तो भाई तो अगले 6 वर्षों में भी तो वो 300 होंगे, नहीं होंगे क्या, क्योंकि यहाँ आपको 100 ब्याज मिला, यहाँ भी आपको 100 ब्याज मिलेगा। वो ब्याज मिल किस पे रहा है, इस 100 पे तो मिल रहा है, ना कि ब्याज पे ब्याज थोड़ी मिल रहा है। तो
तो इस 100 पे पहले 6 वर्ष में अगर 100 मिलेगा तो दूसरे 6 वर्ष में भी तो 100 ब्याज मिलेगा। तो कुल मिला के 300 नहीं हो जाएंगे, वो 3 गुना होगी ना 100 का 300 3 गुना। तो 12 वर्षों में नहीं होगी, 12 वर्षों में कितना हो गया 3 गुना। वरना आप वैसे भी कर सकते हो, वो पता ही है एस आई वाला, एस आई बराबर कितना होता है PRT/100। तो ऐसा ही यहाँ पे कितना हो जाएगा एक, क्योंकि क्या बोल रहा है 2 गुना हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो एक ही तो हुआ। अगर आपने 1 रुपये ब्याज दिया तो एक सिंपल इंटरेस्ट मिल गया उस पर। और रेट जो है वो हमें नहीं पता, टाइम हमें 6 वर्ष दे रखा है, और ये इंटू अपॉन 100। अब जो वापस करेंगे वो 2 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 3 गुना हो गया है अपदन। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2। तो ये 1 इंटू आर इंटू ये एक्स, हमें नहीं पता टाइम कितना है, और ये 2 इक्वेशन आ गई। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 12, क्योंकि दोनों से सेम ही उत्तर आ रहा है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज में पे जो है जितना है उस पे ब्याज लगता रहता है बस। जैसे 100 रुपये दिए हैं तो इस पे ही निरंतर ब्याज लगेगा 100 पे, ना कि इस 200 पे लगेगा बाद में, इस 100 पे ही ब्याज लगता रहेगा बस। और 100 जितने वर्षों में 200 हुए हैं, मतलब कि 100 पे 100 ब्याज रुपए हो गए हैं, तो उतने वर्षों में ही इस 100 पे वापस 100 रुपये और हो जाएंगे। तो कुल मिला के तीनों हो जाएंगे 300। फिर इसमें नेक्स्ट है कि ए ने 5,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए दिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए दिए साधारण ब्याज पे। तो हमें दिया कि कुल जो है 2,200 रुपये जो है उसको ब्याज मिला। तो ये देखो भी 2,200 रुपये उसको मिल गई, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। वही लगाएंगे PRT/100 वाला। अब यहाँ प्रिंसिपल क्या है, मूलधन उसने दिया है 5,000 रुपये दिया, 2 वर्ष के लिए दिया, रेट हमें नहीं पता पूछी है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस, और यहाँ उसने 3,000 रुपये दिए सी को, 4 वर्षों के लिए दिए, रेट हमें पूछी है निकालनी है, और ये हो गया 100। तो हम यहाँ से देखते हैं कि इस 2 जीरो से 2 जीरो इसकी कट गई, और 2 जीरो से 2 जीरो इसकी कट गई। अब यहाँ हम देखते हैं कि 200 ये 2,200 हो गया, 2,200 बराबर, और ये 50 दूनी 100, तो 100R प्लस यहाँ से हो गया 30 को अगर 4 से करेंगे तो 3 चौक 12, ये हो जाएगा 120R। अब ये कितना हो गया बताओ, ये 220 हो गया ना, 220R, और ये इक्वल्स है इसके 2,200 के। तो अब बताओ कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और इससे ये कटेगा तो 10 बार। तो रेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10%। 10% की रेट पे उसने दिया होगा इसको, बी और सी को, ए ने। फिर इसमें नेक्स्ट है कि एक त्रिभुजाकार खेत हमें दिया गया है, उसका जो परिमाप है पेरीमीटर वो 450 मीटर है, तथा उसकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात 5, 12, 13। अब देखो इसको देख के दिमाग में नहीं आता कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की होती है 5, 12, 13। तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगी। लेकिन इसने अनुपात में दिया गया है, ये मान लेते हैं 5x है, ये 13x है, और ये 12x है। और इसका जो परिमाप है वो हमें दे रखा है 450। परिमाप क्या होता है, इस भुजा का योग प्लस इस भुजा का योग और प्लस इसका। तो ये हमारे पास आएगा 13x प्लस 12x प्लस 5x, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है सवाल में 450। तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 12 हो जाएगा 25, 25 और 5 हो जाएंगे 30। तो 30x की वैल्यू 450, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 15। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है क्षेत्रफल। अब तो आसान है, क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू ये इसकी जो हाइट है, हाइट इंटू ये बेस हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो ये हाफ, और हाइट मेरे पास कितनी है 5x, 5, और x की वैल्यू है 15, और बेस है 12, और यहाँ x की वैल्यू है 15। तो इस 2 से एक बार तो मैं काट दूंगा इसको 6। अब देखो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 की स्क्वायर पता होगा आपको 225 होती है, और ये 6 को 5 से करूँगा तो 6 पंचू 30। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 225 इंटू 30। 1 जीरो तो एज इट इज लिख दूंगा, 5 है 15, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, और ये 3 दूनी 6। तो 6750 जो है इसका उत्तर आ जाएगा।
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6750 मीटर स्क्वायर। फिर इसमें नेक्स्ट है, अब बताओ इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, पहले पूछे गए थे, अब भी ऐसा ही आने वाला है वैसे। अब देखो किसी आयताकार खेत में की जो लंबाई है वो 50% वृद्धि हुई है, तो इसका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, बताओ कितना, मतलब इजी क्वेश्चन है ये। अब ये आयताकार खेत मान लेते हैं हम। अब इसमें कुछ नहीं करना हमें, बस हमें पता है कि भाई 50% आंसर आएगा। तो देखो जब भी ये इसकी लेंथ है और ये इसकी चौड़ाई है, अब इसने एक ही चीज़ में वृद्धि करी है, लेंथ में। अब इस खेत को मैं एक बार आधा कर देता हूँ देखो समझाने के लिए, ये मैंने आधा कर दिया इसको, एक कलर चेंज कर लेते हैं, ये आधा कर दिया मैंने इसको। अब इसने बोला है कि 50% जो है वृद्धि कर दी, अब ये मैं 50% वृद्धि कर देता हूँ। 50% वृद्धि का मतलब है कि ये जो इतना बड़ा टुकड़ा था, इतना ही मैंने आगे जोड़ दिया इसमें, ये रहा, जोड़ दिया कि नहीं। अब पहले हमारे पास एरिया इतना ही था यहाँ तक, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये, अब एरिया कितना हो गया, अब एरिया हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो एरिया इसके बराबर एरिया ये नहीं हो गया क्या, तो 50% ही तो वृद्धि हुई। और अगर ये पूछ लेता सवाल में कि ये था, ये इसकी ब्रेथ है और ये लेंथ है, और ये बोल देता कि भाई ब्रेथ को बढ़ा दिया, मान लेता अभी तो इसने लंबाई बढ़ाई है, ये बोल देते कि चौड़ाई बढ़ा दी, तो मुझे बताओ कि ये इसको वापस आधा कर दिया, तो ये जितना ये जगह है उतनी ये जगह भी तो है, तो ये भी तो 50% वृद्धि होगी। तो एक चीज़ कोई भी बढ़ाएगा ना, चाहे लंबाई बढ़ाए चाहे चौड़ाई, वो जितनी बढ़ाएगा, 50 बढ़ाए 25 बढ़ाए, जितनी भी बढ़ाए, एरिया उसका उतना ही बढ़ जाएगा फिर। तो इसने 50 जो है लंबाई बढ़ाई है, तो इसका 50% ही एरिया जो है बढ़ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है कि 1 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में, ये मान लेते हैं भी कि जो है 8 मीटर लंबा है, ये इधर 8 मीटर ये लेंथ है, और 6 मीटर चौड़ा ये इधर, ये 6 मीटर चौड़ाई होगी। तो इसने बोला कि 1.6 मीटर चौड़ी जो है कालीन हमें बिछानी है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ मैं मान लेता हूँ एक बार 1.6, ये 1.6, ये जो है इसकी चौड़ाई है 1.6 इस कालीन की, ये वाली। अब ऐसी कितनी कालीन आ जाएंगे बताओ, एक कालीन मैंने यहाँ बिछा दी, एक मैंने यहाँ बिछा दी, और ऐसे मतलब हमें पहले ही याद करना है कितनी कालीन आ जाएंगी, क्योंकि उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। क्योंकि 1.6 मीटर को की लेंथ कितनी हो सकती है 8 मीटर में, तो 8 को डिवाइड अगर हम 1.6 से करेंगे तो ये आएगा निकल के 5, इसका मतलब कि 5 कालीन आ जाएंगी। एक ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और यहाँ पे एक और आएगी, ध्यान रखना, इसी कमरे में। तो 5 कालीन हो गई, 5 हो गई कि नहीं, तो 5 कालीन हो गई। और एक की ये जो लेंथ है, एक की लेंथ कितनी है, ये 6 मीटर ही तो है, तो 5 की कितनी हो जाएगी बताओ, 30 मीटर नहीं हो जाएगी, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। फिर भाई इसमें नेक्स्ट है कि 70 मीटर व्यास के एक गोलाकार बाग में, ये कोई मान लेते हैं हम 70 मीटर व्यास का गोलाकार बाग है, ठीक है। ये 70 मीटर जो है इसका व्यास हमें दे दिया डायमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या जो है वो हमारे पास हो जाएगी 35 मीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। फिर इसने कहा है कि 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, जबकि यह दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई है। 2 चक्कर हमें लगाने हैं, तो अगर परिधि पे तो चक्कर लगाएगा, यहाँ परिधि का माप क्या होता है 2πr, पर ये क्या लगा रहा है, 2 चक्कर लगा रहे, देखो 1 चक्कर लगाता तो 2πr हो जाती, 2 लगा रहा तो इसका डबल बस। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 है, 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 35, और ये हो जाएगा इंटू 2। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि इसके आंसर जो है क्या आ रहा है कि 7 से ये कट जाएगा 5 बार, फिर ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 इंटू 10 बराबर 410। तो मतलब कुल मिला के डिस्टेंस वो 410 मीटर चलने वाला है।
अब हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 450, स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन सवाल में देखो कि मिनट में आ रहा है उत्तर, तो हम इसको उसमें मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं एक बार। और मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, ये तो पता ही होगा सबको। तो 9 से ये 18 कटेगा 2 बार, ये 2 फिर ऊपर जाएगा, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 880/5। और अब ये जो उत्तर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ बच गया 3 38, तो 5 7 35, और फिर कितना बच गया 3, और 5 6 30, तो 156 सेकंड आ गई। तो और हमें सवाल में चाहिए मिनट, मिनट में दे रखा है देखो हर जगह, यहाँ और यहाँ। तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से ही। तो मुझे बताओ कि 60 दूनी 120, मतलब कि, और 60 थी 180, 180 तो इससे ज़्यादा हो गया, मतलब कि 3 मिनट तो होंगी नहीं। तो 2 मिनट, और 60 इससे 180 इससे कितना बड़ा है, 4 सेकंड ही तो बड़ा है इससे, तो 4 सेकंड की तो कमी रहेगी, तो ये कितना हो जाएगी, 56 सेकंड नहीं होगी क्या। तो 2 मिनट 56 सेकंड का टाइम लगेगा हमें, ये रहा फर्स्ट, 2 मिनट 56 सेकंड का टाइम लगेगा, और वो इसको 2 चक्कर लगा लेगा इस स्पीड से। अब देखो नेक्स्ट हमें दिया गया है कि एक सम चतुर्भुज की जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, और विकिरण उसकी जो डायगोनल है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हम सम चतुर्भुज, और इसका हमें एरिया बताना है। तो ये जो साइड है ये हो जाएगी 20, चारों साइड सेम ही होंगी इसकी, 20 20 20 सम चतुर्भुज है तो। और ये डायगोनल मैं मान लेता हूँ दी गई है मुझे 24, ये मुझे 24 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें एक चीज़ का पता है कि सम चतुर्भुज की जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, और D1 इंटू D1 और D2 क्या है, D1 तो दिया गया है मान लो 24 है, लेकिन D2 हो जाएगी ये वाली साइड, ये वाली इधर वाली जो डायगोनल आ जाएगी ये D2 हो जाएगी। और ये लेंथ जो है इसके बराबर होगी, इसकी भी ये लेंथ बराबर होगी। और हम जानते हैं कि जो डायगोनल होती हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो मुझे बताओ ये 12 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 24 है, ये भी 12 हो जाएगी, और ये 20 है, क्योंकि चारों साइड जो है सेम होंगी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया क्या, जिसकी ये तो 20 है हाइपोटेनस, और जो मुझे ये दे रखा है 12 हाइट है, मैं ये नहीं निकाल सकता, ये निकल जाएगी 20 का स्क्वायर माइनस 144। कैसे निकलती है, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 256, और इसका अंडर रूट होता है 16। तो ये साइड मेरे पास आ गई 16, इसका मतलब ये 16 है और ये भी 16 है, तो ये 32 हो गई। तो अब मैं आराम से निकाल दूंगा कि हाफ इंटू 24 D1 था, और D2 आ गया मेरे पास 32। तो 2 से अगर इसको काटूंगा यहाँ आ जाएगा 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें 24 इंटू 16, तो देख लो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 13, और ये हो जाएगा 14, और यहाँ पे 4, और ये 2, तो यहाँ पे 4 8 3, तो 384 जो है वो एरिया हमारे पास आ जाएगा। 384 है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सही सही से हैं। मतलब यदि किसी वृत्त की परिधि 26.4 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का जो है क्षेत्रफल हमें बताना है। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है, परिधि हमें पता है कि 2πr होती है, 2πr की वैल्यू हमें दी गई है 26.4, हमें बतानी है πr स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो r की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन से हमारे पास आएगी 26.4 अपॉन 2π, ये आएगी कि नहीं 2π, और एरिया है πr स्क्वायर, एरिया में लिख देते हैं इसको। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू
आर स्क्वायर मतलब कि ये टर्म जो है 2 बार लिखी जाएगी, अपॉन 2 इंटू पाई, और ये हो जाएगा 26.4। और यहाँ जो 2 पाई आएगा ना, ध्यान रखना, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि उसका 22/7 आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस पाई से तो ये पूरा कट जाएगा इससे। और अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 11 से कट सकता है क्या, 11 से ये कटेगा 2 बार, और ये 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, सॉरी 11 दूनी 22, और यहाँ 4, और ये 2.4 आ जाएगा इसका आंसर। 2.4 बार चला गया। फिर इसको हम देखते हैं कि 2 से कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा 13.2। फिर यहाँ हो गया 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 13.2। एक बार यहाँ लिख लेते हैं, 13.2 इंटू 2.4 इंटू 7, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 से। 4 से 24 कट जाएगा 0.6 बार, और ये 7 को अगर 6 से करेंगे तो 7 छंगे 42। तो यहाँ हमारे पास आएगा 13.2 इंटू 42, और पॉइंट भी है, ध्यान रखना 4.2 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं क्या आंसर आने वाला है, वो यहाँ करेंगे 13.2 को 4.2 से। तो ये क्या, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये 2, और यहाँ हो गया 4 दूनी 8, और ये 3 चौक 12, हासिल 1, 4 एकम 4, और ये 5, और ये हो गया 4, 8 और 6 14, और 2 2 4 और 1 5, और ये और 2 इसमें पॉइंट है तो 2 पे पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर जो आया ये आया 55 पॉइंट, ये कोमा लगा हुआ है, ये पॉइंट है यहाँ पे, तो 55.44 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि 2 वृत्त जो हैं उनका वृत्तों का व्यास 35 मीटर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये 2 वृत्त हैं, और ये इनका व्यास हो गया डायमीटर, इसका d1 मान लूँ, उसका d2। तो हमें d1 प्लस d2 दिया है, योग दिया है ना, योग, तो वो हो जाएगा भाई 35। तथा उनकी परिधियों का अंतर, ध्यान रखना परिधियों का अंतर दिया है। इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई, r की वैल्यू क्या होती है d1/2, और इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई d2/2। तो इनका अंतर दिया है, मान लेता हूँ मैं d1 बड़ा है, क्योंकि कोई भी मान सकते हैं एक बार हम, तो 2 पाई दोनों में कॉमन आएगा, और ये हो जाएगी d1/2 माइनस d2/2, सही है कि नहीं। फिर ये हो जाएगी, ये हमें 22 दी गई है, तो हम यहाँ से हमें निकालनी है छोटे वृत्त की, हमने d1 को बड़ा माना है, तो d1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से आएगी 35 माइनस d2, वो इसमें पुट कर देंगे। अब देखो ये भी बाहर आ जाएगा, 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और इसमें इसको हम पूरा लिख देते हैं 22/7, और 7 जो नीचे आएगा वो इस 2 से मिलके 14 हो जाएगा। और यहाँ जो d1 है इसकी वैल्यू हमने लिख दी 35 माइनस, ये देखो एक d2, तो ये माइनस का, ये भी d2 माइनस का, तो माइनस का 2d2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22। तो इस 22 से ये 22 कट गया, इस 2 से ये 14 कट जाएगा 7 बार, और यहाँ हमारे पास क्या आएगा 35 माइनस 2d2 बराबर 7। अब ये देखो 7 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, 35 में से 7 घटा देंगे ना, तो 28 और बराबर 2d2। तो d2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 14, क्योंकि 2 का भाग देंगे 28 में, तो d2 की वैल्यू आएगी 14, जो कि डी ऑप्शन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखो इसमें देखते हैं कि 20,480 रुपये हैं, इनको 6.1/4% पे वार्षिक दर से 2 वर्ष और 73 दिन के लिए ब्याज पे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो 6/1/4 है ये 25/4 ही तो है, और इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 1/16, मतलब कि 16 पे 1 ब्याज, 16 पे 1 रुपया, मतलब कि कितना हो रहा है एक साल में 17/16। तो 20,480 रुपये जो हैं वो 17/16 होंगे, फिर वापस 17/16 होंगे, क्योंकि 2 साल निरंतर दे रखा है, और फिर 73 दिन। देखो इसके लिए हम देखेंगे, इसके लिए रेट भी चेंज हो जाएगी। रेट कैसे चेंज हो जाएगी, रेट है अभी 25/4%, 73 दिन के लिए हो जाएगी 73/365, क्योंकि इसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा 1/5, और इस 5 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगी 5/4,
5/4% अगर रेट हो जाएगी तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे 100 से फ्रैक्शन में निकालने के लिए, तो यहाँ हमारे पास आएगा 1/80। इसका मतलब 80 है तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो 73 दिन के लिए रेट अलग हो जाएगी, ध्यान रखना। तो इसके लिए यहाँ आएगा 80 से 81 हो रही है, मतलब कि 81/80। तो यहाँ फिर इसको काटेंगे, 16 एकम 16, यहाँ बच जाएगा 4 44, तो 16 दूनी 32, और यहाँ बचेगा 8 और 4 12, और ये हो जाएगा 128, और इसमें जाएगा 8 बार, ये हो जाएगा 1280। और फिर इस 16 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार चला जाएगा, और यहाँ बचेगा 80, क्योंकि 16 इंटू 128, यहाँ 80 बच जाएगा। और 17 इंटू 17 करेंगे, अब देखो 80 से ये 80 कट गया, कुल मिला के हमारे पास बचा 17 इंटू 17 इंटू 81। तो 17 इंटू 17 हमें पता है कि 289 होता है, और 289 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 81 से एक बार। तो देखते हैं, 9 8 2 8 9 में 72, 7 आएगा 64, 64 और 7 कितने हो गए 71, 1 8 दूनी 16, 16 और 7 हो गए 23। तो हमारे पास निकल के आ गया ये 3 2 5 2 और 1 3 और 1 4, और ये हो गया 2300। तो कुल मिला के जो राशि हो जाएगी 20,480 की 2 साल और 73 दिन में कितनी हो जाएगी 23,409। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्याज, ब्याज कितना होगा बस। तो हम जो है 23,409 में से 20,480 रुपये कम कर देंगे। तो यहाँ 9 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ जो है 23,480 और 20,480 नहीं, और यहाँ जो हमारे पास आ जाएगा 9 और 2,